नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज कुमार पांडे की पुण्यतिथि पर ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा, कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने खास तौर पर कोटद्वार में नमामि गंगे के तहत सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में नमामि गंगे से जुड़े उच्च अधिकारियों और एसपीएमजी के राज्य के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जी, आज आपको बताना चाहूँगी कि नमामि गंगे और एसपीएमजी जो कि स्टेट बॉडी है नमामि गंगे की, उनके अफसरों के साथ बैठक हुई। कुछ अफसर दिल्ली से आए थे और कुछ हमारे यहाँ शासन के अफसर थे। पूरा समझने की कोशिश की गई मैंने कि नमामि गंगे प्रदेश में किस तरह का कार्य कर रहा है और ख़ास तौर पर कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसके तहत कोटद्वार में कार्य कर सकते हैं। अच्छी बात यह है, पता चला है कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा के, जो गंगा जी में जाके फाइनली गिरती हैं या मिलती हैं, ऐसी नदियों पर भी भारत सरकार अब कार्य करने जा रहा है, काम करने जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी 3 नदियाँ हैं, मालन, खो और सुकरो। उस पर भी किस तरह से हम रिवर फ्रंट की बात कर सकते हैं, बाढ़ सुरक्षा की कर सकते हैं, घाटों की कर सकते हैं। इस पर बात हुई। कर्ण आश्रम को भी लेकर बात हुई है। उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां वो कर्ण आश्रम को भी ले सकते हैं। वहाँ की भी सुंदरता को बढ़ाने में, वहाँ की नदी को और अच्छा करने में भी नमामि गंगे की मदद मिल सकती है। एसटीपी, खासकर एसटीपी पर भी मेरी बातचीत हुई है। यूपी के इलाके में जो हमारा एसटीपी है उसको भी मैंने निवेदन किया है अफसरों से कि वो उसको देखें और अगर उस एसटीपी को जोड़ा जा सकता है अपने जो हमारे ड्रेन्स हैं, जो नदियों में गिर रहे हैं, जो नाले नदियों में गिर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द एक अगले 15 दिन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जाए और शासन तक और फिर केंद्र तक उसको ले जाया जाए। तो इस तरह की कोटद्वार में हम किस तरह से नमामि गंगे के जो फंड्स हैं उसको किस तरह से हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हमारी बैठक है। आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांवड़ मेले के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तार पूर्वक वार्ता हुई। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण काल के चलते कांवड़ यात्रा बंद थी, जिसके कारण इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आएंगे। कांवड़ियों को सुरक्षा, यातायात, मूलभूत सुविधाएं और तैयारियों की समीक्षा लेने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले वर्षों के कांवड़ मेले में आई दिक्कतों को देखते हुए एसिडेंट, सांप्रदायिक और डायवर्जन के कारणों से कांवड़ मेले में विवाद होने की प्रबल संभावना रहती है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज जनपद के सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कांवड़ के लिए जो प्रॉपर होमवर्क है वो करना है, इसकी जो तैयारियां हैं वो करनी है, फोर्स का एनालिसिस, इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ कांवड़ से पहले संपन्न की जानी है, यानी 12 तारीख से पहले संपन्न की जानी है, उन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। थानों में सीएलडी मीटिंग हो जाएं, विभिन्न समुदाय के लोगों से मीटिंग्स हो जाएं, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ठीक ठाक हो, बिजली, पानी, सड़क और इसके अतिरिक्त जो सफाई है वो प्रॉपर रहे, इसके लिए संबंधित एजेंसियों से हर थाना प्रभारी संपर्क करे। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया गया। इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में फीडबैक लिया गया और उनका समाधान करने का यहाँ पर कार्य। खबरें और भी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियों का जायजा ले रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। कांवड़ यात्रा के लिए पीने का पानी, पोल लाइट्स और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी के साथ साथ एसडीएम, एडीएम और नगर आयुक्त समेत जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम प्यारेलाल शाह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है और 10 जुलाई तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। कांवड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सभी विभागों को बुला करके, जिसमें नगर निगम है, एचआरडीए है, विद्युत विभाग है, सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी है और अन्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाग है जिनका कांवड़ यात्रा से सीधा संबंध होता है, उन विभागों के साथ हम विजिट कर रहे हैं। ये पूरा जो कांवड़ पटरी है, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा चलते हैं वहाँ तो ये हम रोड देख रहे हैं कि रोड में कहीं गड्ढे ना हो, कहीं जो है रोड की कोई रेलिंग, कोई दीवार वगैरह टूटी ना हो। और जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों का भी निरीक्षण करवाया जा रहा है। उन झाड़ियों को कटवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं उनको पाटा जाएगा और यदि कहीं पे कोई रेलिंग या दीवार कोई टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा विद्युत के कोई पोल हैं, कोई लाइट अगर ख़राब हैं या कहीं पे कोई डस्टबिन है, कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ने की संभावना है, ये तमाम चीज़ें इनका बारीकी से आज हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बाद संबंधित डिपार्टमेंट को एनी हाउ 10 तारीख तक हम इसको ठीक करने का हमारा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवभूमि व्यापार मंडल समिति सितारगंज की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समिति के पदाधिकारी व्यापारी हितों को संरक्षित करने का काम करें। किसी की भी सरकार प्रदेश में हो, हम व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ रहेंगे। साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ना तो किसी व्यापारी का हित हुआ है और ना ही होगा। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कैंसर पीड़ित मरीजों को अन्य राज्यों की रुख नहीं करना पड़ेगा। वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किए जाने के लिए आवश्यकता की इक्विपमेंट और टेंडर की प्रक्रिया भी इस महीने से शुरू कर दी जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है। उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसको हम पूरा अपग्रेड कर रहे हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपदा के हालात से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप रॉय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। एसएसपी प्रदीप रॉय ने बताया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षण टीम को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभागों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है। में जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक कर दिया, वो करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित टीम है, उनको अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे ज़िले में कुल 99 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कि आपदा के लिए पहले से ट्रेंड किया गया है। साथ ही हमारे यहाँ 2 यूनिट एसडीआरएफ यानी लगभग 16 लोग एसडीआरएफ के तैनात हैं। साथ ही एनडीआरएफ के 32 लोग तैनात हैं। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी टीम है। साथ ही हमारा जो जिलाधिकारी महोदया और जो हमारी जो अन्य आपदा की जो टीम है, अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं,
उनके साथ लगातार मीटिंग हो रही है और इसमें हमें निर्देश दिए गए हैं और हमने सबको निर्देश दिया हुआ है कि अब हर जगह किसी भी समय पे अगर कोई घटना घटती है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार प्रशासन के आगाह करने के बावजूद भी लोग गंगा के तेज बहाव में अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि सतनाम घाट पर नहाते हुए युवक तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद पुलिस और सीपीयू की टीम ने त्वरित ऑपरेशन चलाकर युवक का सफल रेस्क्यू किया। वहीं हरिद्वार एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि हमारी तरफ से लगातार अपील की जा रही कि गंगा में बहाव तेज है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर न नहाएं। एक युवक स्नान कर रहा था। हम लोगों की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि गंगा में बहाव बहुत ज्यादा है, तो आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशन को लेते हुए स्नान करिए और जो हमारे जंजीर लगे हुए हैं और बैरिकेडिंग लगी है उसके उस पार ही स्नान करें, जिससे आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उस जंजीर और बैरिकेडिंग को क्रॉस करके स्नान करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सतनाम घाट पे नहाते हुए एक युवक बह गया, लेकिन चांस अच्छा था कि प्रेमनगर आश्रम पहुंचते पहुंचते वो जंजीर को पकड़ लिया और इसी बीच हमारे जल पुलिस और सीपीयू को इसकी सूचना मिली। मौके पे तत्काल एक्शन लेते हुए सीपीयू और जल पुलिस वाले मौके पे पहुंचे और उस युवक को बचाया गया। तो कहाँ का युवक बताया जा रहा है? ये हरियाणा का युवक है और जल पुलिस और सीपीयू ने मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम में मौके पे पहुंच के उसको। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की रहने वाली दीक्षा जोशी ने यूपीएससी परीक्षा 2021 में बड़ा मुकाम हासिल किया है। दीक्षा ने अपने तीसरे प्रयास में 19वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले की आईएएस बनने वाली दीक्षा पहली लड़की हैं। दीक्षा जोशी का सिविल सेवा परीक्षाओं में शुरुआती सफर से अब तक का सफर कैसा रहा और भविष्य में वो समाज और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ करने जा रही, इस मुद्दे पर एएनबी न्यूज ने दीक्षा से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीक्षा जोशी, जिन्होंने पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। यूपीएससी परीक्षाओं में 19वां स्थान दीक्षा जोशी ने प्राप्त किया है। इनसे सीधी बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं 19वीं रैंक आपको हासिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी सफलता के पीछे किन का हाथ है? काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई जब 19th रैंक पता चला कि आया है। कंट्रीब्यूशन अगर कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके अलावा मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था और जो टीचर्स मुझे गाइड कर रहे थे, आई थिंक इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही है एग्ज़ाम प्रोसेस में। तमाम परेशानियां आती हैं जब एक स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है तैयारियां करता है एग्ज़ाम की। किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और क्या संदेश देना चाहेंगे उन प्रतियोगियों को जो आने वाले वक्त में अधिकारी बनेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था सेकंड अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो इस एग्ज़ाम की जो साइकिल में डिमोटिवेशन का फेज़ आता है, वो शायद बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसमें सभी के लिए मैसेज यही रहेगा कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन मिस्टेक्स को देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हुई है और उन पे वर्क करें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको स्ट्रैटेजाइज करने में। दीक्षा, अक्सर देखा जाता है जब हम आईएएस एग्जाम्स की बात करते हैं तो आमतौर से देखा जाता है कि बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, बच्चे उनसे डर जाते हैं और कई बार बोला जाता है कि आप 18 घंटे पढ़ाई करें, आप 16 घंटे पढ़ाई करें। क्या ऐसा कुछ पैटर्न है या इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है? एक बहुत ही सुचारू रूप से एक पहले से जो प्री प्लान हमारा रहता है पढ़ाई करने का, क्या तरीका एक अच्छा होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? सर, आई थिंक कोई भी जब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करता है तो शुरू में ही उसको अपने एक रिसोर्सेज को फिक्स कर लेना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को वो रेफ़र करेंगे। जब वो रिसोर्सेज एक बार डिसाइड हो जाएं तो उनका ही मल्टीपल रिवीजन वो रिसोर्सेज पे फोकस रखें। जहाँ तक बात है कितने घंटे पढ़ना है, तो ऑन एन एवरेज एक साल भर में आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूसली करें। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम के सक्सेसिव स्टेजेस पास आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तब आप अपने टारगेट्स के हिसाब से स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो आपके 12 से 13 घंटे तक जा सकते हैं। ज़ाहिर है दीक्षा, आपने 19वीं रैंक हासिल की, एक बड़ा मकाम इसको कहा जा सकता है, बड़ी परीक्षा ये होती है। आप चूँकि अधिकारी बन गई हैं तो और बहुत जल्दी आपको पोस्टिंग भी मिल जाएंगी। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, और किन एक स्कूल ऑफ
जो एक स्कूल ऑफ थॉट होता है अधिकारी का, किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आई थिंक पिछले वर्ग के लोगों के लिए तो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि विमेन जो हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करें। जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी मैं कुछ काम करना चाहूँगी, एंड पर्टिकुलरली उनके लिए भी इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है वो 2 स्ट्रॉन्ग सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ओवरऑल भी मेरा यही मोटिवेशन रहेगा कि हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में मैं जितना मैक्सिमम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ, मैं उसकी तरफ काम करना चाहूँगी। आमतौर से देखा जाता है कि जो बेटियां होती हैं उनको बेटों से कहीं ना कहीं कम आंका जाता है, लेकिन आज जो है तस्वीर पूरी बदल गई है। तमाम जो हमारी बहनें हैं वो लगातार परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रही हैं, अलग अलग मकाम हासिल कर रही हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे खासतौर से लड़कियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? सर आई थिंक जो आपने कहा वो कुछ हद तक हमारे कंट्री के लिए सही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए आई थिंक यही मोटिवेशन है कि आपके लिए थोड़ी राह मुश्किल हो सकती है बट इम्पॉसिबल डेफिनेटली नहीं है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, डिफेंस में हम देख रहे हैं कि लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं, बाकी और फील्ड्स भी हैं, तो उनमें अगर आप करना चाहते हैं तो अपने लिए एक गोल को सेट करें और उसकी तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें। और एक मैसेज आई थिंक मैं यहाँ से सोसाइटी को भी देना चाहूँगी, उनके आसपास पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर बाकी लोग भी हैं, कि लड़कियों को कम ना समझें, जितना उनका कैलिबर है उसके हिसाब से उनको एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। एएनबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थी हमारे साथ दीक्षा जोशी। इनका साफ तौर से कहना है कि आज के वक्त में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है और तमाम जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको किसी भी लिहाज से लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल दीक्षा जोशी ने पिथौरागढ़ ज़िले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और आने वाले वक्त में ये उम्मीद जताई जा रही है हमारे उत्तराखंड से और भी बेटियाँ दीक्षा की तरह नाम रोशन करेंगी। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। अल्मोड़ा नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर की नालियों पर लोगों द्वारा चलाई अतिक्रमण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसको लेकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि नगर में वर्तमान में स्थायी अतिक्रमण को 90% तक हटाया गया है और जहां पर स्थायी अतिक्रमण किया गया है उनको संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित कर नोटिस दिया गया है। इसके बाद भी अगर उन्होंने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी 13-14 दिन ड्राइव चली है और जो कच्चा अतिक्रमण था या नालियों पे जिसने अतिक्रमण कर रखा था तो उसको तो हम फिलहाल अभी भी हट ही रहा है, वो काम हमारा चल रहा है और मोस्टली हमने 90% हट गया है। वो कुछ जगह है जो पक्की जगह जो चिन्हित कर रखी है तो उसमें जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से हमको लेटर आएगा, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, लेटर आएगा तो हम एक दिन ड्राइव करके अगर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है फोर्स, मजिस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है तो मजिस्ट्रेट नामित करके। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में प्रधान संघ के बैनर तले प्रधान रुद्रपुर स्थित विकास खंड कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी खंड विकास अधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में 3 जुलाई 2022 से सोशल ऑडिट होना था, मगर ग्राम पंचायतें चाहती हैं कि सोशल ऑडिट हो तो चालू वित्तीय वर्ष का हो और ऑडिट प्रत्येक 6 माह का हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जिस कारण बचे हुए कार्य दिखाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायतों की स्थिति को देखते हुए उक्त समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराने की मांग भी की है। हमारा मुख्य धरना प्रदर्शन जो हम यहाँ अपने रुद्रपुर विकास खंड पूरा प्रधान संघ लेके बैठे हैं, इसमें मेन कारण हमारा है जो हमारा सोशल ऑडिट होने को जा रहा है। हमारा ये है कि 1 साल का ऑडिट किया जाए। 2019 से अगर ये ऑडिट किया होगा तो उसमें ऐसा है अभी कच्चे पक्के काम का जो ऑडिट हो रहा है, कच्चा काम तो दिखता नहीं है और काम करने को हमने पूरे प्रधानों ने अपने ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम कर रखा है। लेकिन हमें ये मेन कारण ये है कि जो हमारी जो मांगे हैं, अभी मेन मांग के लिए हम ये जो बैठे हैं, ऑडिट सिर्फ 1 साल का ऑडिट किया जाए और ऑडिट अगर इसको आगे बढ़ा के हम सितंबर माह से भी ऑडिट करने के लिए हम सारे प्रधान यहाँ पर एकत्रित। उत्तराखंड की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।